Hello guys, welcome to Defense Academy 11. I'm Mentor Prashant Kare, Class 2 officer of ICG, and this year I'm appearing for the UPSC interview for Class 1 gazetted post. हमने पॉलिटी सेशन शुरू किया था, उसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं इंटरस्टेट रिलेशन। तो इंटरस्टेट रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसे लाइन बाय लाइन लेने वाला हूँ। आज हम इस टॉपिक में पार्ट 1 इसका पूरा करेंगे और कल जो सेशन आएगा उसमें इंटरस्टेट रिलेशन का सेकंड पार्ट आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। The successful functioning of Indian federal system depends not only on harmonious relation and close cooperation between the state and center and state but also between the state। मतलब जो हमारा फेडरल सिस्टम जो है, जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, उसको सक्सेसफुल अगर करना हो तो सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं चाहिए, वो तो चाहिए, साथ में ही स्टेट और दूसरे स्टेट के एक दूसरे के साथ में भी उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कुछ प्रोविजंस दी है कि कैसे इंटरस्टेट रिलेशन बनाए रखा जाएगा। तो हम उसके पहले उसके जो प्रोविजंस है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रोविज़न है एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। मतलब जो भी स्टेट और दूसरी स्टेट में जो भी वाटर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए। उसमें से सेकंड प्रोविज़न है कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के ज़रिए स्टेट और स्टेट में कोऑर्डिनेशन किया जाना चाहिए और स्टेट और सेंटर में भी कोऑर्डिनेशन किया जाना चाहिए। ये भी प्रोविज़न संविधान ने दिया है। उसके बाद में म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब होता है जो भी पब्लिक एक्ट है, जो भी हर एक स्टेट में पब्लिक एक्ट होते हैं, कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं। जैसे कि म्यूनसिपाल्टी ने आपका कोई रिकॉर्ड बना के दिया, आपको कोई सर्टिफिकेट बना के दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट बना के दिया, और अगर आप माइग्रेट कर गए इस स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो दूसरे स्टेट में उसे रिकग्नाइज़ किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट लीगल है क्योंकि उस स्टेट ने उसे बना के दिया है। तो यही थर्ड टॉपिक है। उसके बाद में फोर्थ जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसका मतलब है इंटरस्टेट इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ट्रेड या कॉमर्स हो रहा है तो उसे बैन नहीं कर सकते। अगर उसको बैन करना है तो वो कुछ उसके लिए अलग सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए, वास्ट पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होना चाहिए। वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए लेकिन इतना आप यह जान ले कि इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स को फ्रीडम दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हम इसमें से एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स और कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटरस्टेट काउंसिल, ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। कल तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान है, उसमें आर्टिकल 262 दिया गया है और ये 262 आर्टिकल में कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं और उसमें दिया गया है एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इसका मतलब होता है एक स्टेट और दूसरे स्टेट में अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। और इसमें दो प्रोविजंस इसके लिए संविधान ने दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और आर्टिकल 262 याद में रखिए, इसने ये हमें प्रोविजंस दिए हैं। तो प्रोविजंस क्या है? पार्लियामेंट बाय लॉ provide the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, control of water of any interstate river or river valley। मतलब पार्लियामेंट को संविधान ने एक पावर दिया, हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को एक संविधान ने पावर दी है 262 आर्टिकल से, कि पार्लियामेंट को उसने कहा है कि पार्लियामेंट ने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए या कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? अगर गुजरात और महाराष्ट्र में तापी नदी गुजरती है या नर्मदा नदी में डिस्प्यूट है तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगा कि एक ट्रिब्यूनल बनाए, कोर्ट नहीं बनाएगा, सॉरी, पार्लियामेंट एक ट्रिब्यूनल बनाएगी। कोर्ट इसमें हिस्सा नहीं लेता, पार्लियामेंट इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाएगी और वो ट्रिब्यूनल इसके बारे में, इसके सभी केसेस के रिलेटेड जजमेंट देगी अपना। तो ये जो मैकेनिज़्म है
जो संविधान ने दिया है आर्टिकल 260 से दिया है। और किसको दिया है? पार्लियामेंट को दिया है। अब सेकंड प्रोविजन पढ़िए। पार्लियामेंट में also provide that neither the Supreme Court nor any other court to exercise jurisdiction in respect of any such a dispute or complaint। तो पार्लियामेंट ये भी बाय लॉ बना सकती है कि इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आए, या कोई हाई कोर्ट हो स्टेट का, या उधर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, इसको भी इसमें इंटरवीन नहीं करना है। अगर वाटर डिस्प्यूट का केस है दो स्टेट में, तो इसके लिए पार्लियामेंट ही एक ट्रिब्यूनल बनाएगी और वो ही ट्रिब्यूनल जजमेंट देगी। उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, उसमें इसके बीच में नहीं आ सकते। तो याद में आप रखिए। इसके वजह से इस 262 आर्टिकल से एम्पावर होके पार्लियामेंट ने अब तक 2 लॉज बनाए हैं। तो ये लॉज कौन से हैं? पहला है रिवर बोर्ड एक्ट 1956, दूसरा है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो जो रिवर बोर्ड एक्ट था जो पार्लियामेंट ने बनाया था, तो इसने क्या किया? दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। तो ये रिवर बोर्ड एक्ट है, वो क्या करता है? एक रिवर बोर्ड फॉर्मेशन के लिए एम्पावर करता है। वो कहता है कि एक रिवर बोर्ड फॉर्म होना चाहिए, और उस रिवर बोर्ड के जरिए वाटर का जो इंटरस्टेट में जो रिवर है उसका रेगुलेशन किया जाना चाहिए, या कोई रिवर वैली है उसका रेगुलेशन किया जाना चाहिए, और उसकी डेवलपमेंट की जानी चाहिए। तो ये रिवर बोर्ड एक्ट 1956 कहता है। और बाद में जो लॉ आया था उसी साल, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, वो क्या करता है? तो एक मिनट, हाँ, तो ये जो रिवर बोर्ड एक्ट है वो इस्टेब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और बाद में जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो क्या एम्पावर करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि आप लोग एड होक ट्रिब्यूनल बनाए हैं। एड होक मतलब टेम्पररी, जो कि कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए टिकेगा, उसके बाद में उसे खारिज किया जाएगा। तो वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप एक एड होक ट्रिब्यूनल बनाए और आप जजमेंट दे। 2 स्टेट में या 3 स्टेट में जो भी वाटर डिस्प्यूट है, या 4 स्टेट में है जो भी वाटर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाए और उसका केस का जजमेंट दे। तो ये कौन कहता है? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये 2 एक्ट की ये इम्पोर्टेंस है, और ये 262 आर्टिकल की वजह से ये 2 एक्ट आए हैं। बाद में सो फार 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अप 9 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। 2019 तक की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक 9 वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए हैं, ऐसे कोड बनाए हैं जो इस इंटरस्टेट वाटर के बारे में जजमेंट दे सके। तो कौन कौन से हैं? थोड़े से हम ब्रीफ देखते हैं इसका। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 1969 में बनाया गया था। आपको पता है कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है, तो इसमें इन्वॉल्व होता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, वो भी 1969 में बनाया गया था। गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आता है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। रावी बियास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो 1986 में बनाया गया था, उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। रावी बियास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कुछ ना कुछ उसका पार्ट है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो 1990 में बनाया गया था। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी इसमें आता है। उसके बाद में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है वो 2004 में बनाया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश उसमें आते हैं। वसुंधरा जो वाटर डिस्प्यूट है वो 2010 में बनाया गया था, उसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है वो भी 2010 में बनाया गया था, उसमें गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र आता है। महादई गोवा की रिवर है जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में उसमें डिस्प्यूट है। उसके साथ ही महानदी जो नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है 2018 में बनाया गया था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में इसमें डिस्प्यूट है, तो इसलिए ये ट्रिब्यूनल 9 ट्रिब्यूनल 2019 तक बनाए गए हैं। तो अब हमने पढ़ा 262 आर्टिकल जो बात करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की। तब अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा पार्ट,
इंटरस्टेट काउंसिल्स क्या होती है? तो संविधान ने 263 आर्टिकल के ज़रिए इंटरस्टेट काउंसिल बनाने के बारे में कहा गया है। तो ये जो किस लिए बनाई जाती है इंटरस्टेट काउंसिल की? स्टेट और स्टेट में, सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन रहे। कोई भी काम करना है, कोई भी छोटा मोटा इशू है, कोई डिस्प्यूट है, उसे सॉल्व करना है और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है स्टेट और सेंटर के बीच में, एक स्टेट और दूसरे, या दो स्टेट और एक स्टेट के बीच में। तो इसके लिए इंटरस्टेट काउंसिल ज़रूरी होता है। तो इस इंटरस्टेट काउंसिल को 263 आर्टिकल से बनाया जाना चाहिए। इसे संविधान में लिखा है, इसके लिए इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे इंटरस्टेट काउंसिल को कौन बनाएगा? तो द प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश, उसे प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करेगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। और प्रेसिडेंट कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय सच अ काउंसिल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। तो प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश भी करेगा और उसे डिफाइन करेगा, उसके जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है, उसके फंक्शन क्या है, उसके काम क्या है, उसको वो डिफाइन करेगा। उसके साथ ही सिर्फ प्रेसिडेंट ही, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ही सिर्फ उसकी ड्यूटीज़ डिसाइड करेगा कि इंटरस्टेट काउंसिल क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो ये प्रेसिडेंट को हक दिया है, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट को ही नहीं, तो आर्टिकल 263 जो इटसेल्फ है, तो वो भी खुद कुछ ड्यूटीज़ को स्पेसिफाई करता है। तो 263 आर्टिकल कौन सी ड्यूटीज़ को स्पेसिफाई करता है वो हम आगे देखेंगे। तो 3 ड्यूटीज़ है: इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच में अराइज बिटवीन स्टेट्स। अब देख सकते हैं कि जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन स्टेट के बीच में, उसके बारे में ये इंटरस्टेट काउंसिल आएगा और इंक्वायरी करेगा। और बाद में आता है इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट्स और द सेंटर एंड स्टेट हैव कॉमन इंटरेस्ट। वो इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा, जो स्टेट, सेंटर और बिटवीन 2 या 4 स्टेट हो, और तो उनके इंटरेस्ट में जो भी कॉमन इंटरेस्ट में, इन सभी के इंटरेस्ट में जो भी चीज़ होगी, उसके बारे में भी ये लोग डिस्कस करेंगे। बाद में मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सच ए सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट। तो वो रिकमेंडेशन देगा, जो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिसी है, उसके बारे में भी ये इंटरस्टेट काउंसिल रिकमेंडेशन देती है। तो आगे देखेंगे। जो भी इंटरस्टेट काउंसिल है, उसका वो जो भी डिस्कस करेगी, जो भी एडवाइस देगी, वो उन स्टेट पे बाइंडिंग नहीं है। मतलब अभी 2 या 4 स्टेट है और उन पे कोई इंटरस्टेट काउंसिल एडवाइस देता है, तो वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। मतलब वो ज़रूरी नहीं कि वो स्टेट पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करे, तो ये बाइंडिंग नहीं है। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है 262 आर्टिकल से, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, उसमें ऐसा होता है कि जो भी ट्रिब्यूनल उस केस में जो भी जजमेंट देगा, वो जजमेंट बाइंडिंग होता है। मतलब महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोई वाटर डिस्प्यूट है और उस पर केस चल रहा है, और उस ट्रिब्यूनल केस अगर महाराष्ट्र की तरफ से देती है तो उसे जजमेंट देना है। जो भी जजमेंट आएगा, वो जजमेंट पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जजमेंट पूरी तरह से महाराष्ट्र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाइंडिंग है। और गोवा को भी तो इंटरस्टेट काउंसिल और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में यही डिफरेंस है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में जो ट्रिब्यूनल रिजल्ट देगा, वो पूरी तरह से बाइंडिंग होता है, और इंटरस्टेट काउंसिल में जो भी एडवाइस दी जाती है वो बाइंडिंग नहीं रहती। तब देखिए, अंडर above provisions of Article 263, the President has established the following councils to make recommendations for the better coordination of policy and action in related subjects. तो जो अबाउ प्रोविज़न है 263 से, तो उसमें ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट सिर्फ इंटरस्टेट काउंसिल को ही इस्टेब्लिश करे, तो उसने कुछ और भी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया है 263 आर्टिकल से। तो उसके नाम है 3 नाम है उसके: सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, 4 रीजनल काउंसिल्स
उसने इस्टेब्लिश किए हैं फॉर सेल्स टैक्स फॉर नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सदर्न जोन्स। तो ये भी कुछ काउंसिल्स है जो प्रेसिडेंट ने 263 से एम्पावर होके बनाए हैं। तो हम ठीक से पढ़ेंगे अभी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल होती है उसे प्रेसिडेंट, आपको पता है कि प्रेसिडेंट फॉर्म करता है, और उसका जो रिकमेंडेशन दिया गया था कि इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए तो वो सरकारीय कमीशन ने दिया था। सरकारीय कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसने सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए उसे फॉर्म किया गया था। सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इसलिए सरकारीय कमीशन आया था। और सरकारीय कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए। उसमें ये कहा था, इट रिकमेंडेड दैट in order to differentiate the interstate council from other bodies established under the same article 263 it must be called as intergovernmental council। तो इंटरस्टेट काउंसिल को इंटरगवर्नमेंटल काउंसिल कहा जाना चाहिए, क्योंकि 263 से प्रेसिडेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, लोकल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, रीजनल काउंसिल फॉर सेल्स टैक्स ये भी बना रहा है। और 263 में जो इम्पोर्टेंट है वो इंटरस्टेट काउंसिल है, इसलिए इंटरस्टेट काउंसिल को दूसरे काउंसिल से 263 से बनाने वाले और भी काउंसिल है उसे डिफरेंशिएट करने के लिए उसने क्या कहा कि इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल होनी चाहिए, उसका नाम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल होना चाहिए। किसका? इंटरस्टेट काउंसिल का। तो हम आगे पढ़ते हैं। द कमीशन रिकमेंडेड दैट द काउंसिल शुड बी चार्ज्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें देखिए रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन, द जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय द वीपी सिंह इस्टेब्लिश्ड द इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990। तो जनता दल गवर्नमेंट जो थी हेडेड बाय द वीपी सिंह, उसने इंटरस्टेट काउंसिल 1990 में फॉर्म किया। तो ये आप बात याद में रखिए कि इंटरस्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन जो था वो 1990 में हुआ था, और उस किसने किया था? वीपी सिंह ने किया था, तो जनता दल की गवर्नमेंट थी। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो फॉलोइंग कौन कौन से मेंबर होने चाहिए इसमें इंटरस्टेट काउंसिल में? तो प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन रहता है। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन है, बाद में सभी स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट